हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवू नित्यान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है फॉर्म 121 को लेकर है। अगर आप यहां पर जो है कैनरा बैंक कस्टमर्स हैं और आपने जो है बैंक में एफडी की हुई है तो आपको जो है फॉर्म 121 फाइल करना होगा। फॉर्म 15GH पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ये फॉर्म अभी हो सकता है कि आपको ऑनलाइन अवेलेबल ना हो, तो आप जो है बैंक ब्रांच में जाकर डायरेक्टली इसको सबमिट कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है इनकम टैक्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो इसका जो फॉर्मेट है वो सभी बैंकों के लिए सेम रहने वाला है। इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। ये फॉर्म 121 अगर आप यहां पर सबमिट कर देंगे तो उस केस में अगर आप एलिजिबल हैं तो उस केस में आपका जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, उसमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना है वो सब कुछ मैं यहाँ पर वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना होगा और गलत डिक्लेरेशन सबमिट मत करिएगा। पेनल्टी प्रोविजन के यहाँ पर प्रोविजन यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, तो अगर आप एलिजिबल है तभी फॉर्म को भर के सबमिट करिएगा। और इसमें आपको कुछ जरूरी बातों का भी ध्यान रखना है, वो साथ के साथ आप नोट डाउन यहाँ पर कर सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके और फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर फिलअप करके और बैंक में जाकर सबमिट कर सकते हैं। चलिए इसमें एक बार देख लेते हैं क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो आपको भरनी होगी और कौन कौन सा इसका पार्ट आपको भरना है और किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना है। तो ये रहा आपका फॉर्म 121। पहले यहाँ पर जो आपके दो फॉर्म होते थे, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H। ये दो अलग अलग फॉर्म्स थे, यहाँ पर दोनों को इनको मर्ज कर दिया गया है, मर्ज करके एक ही फॉर्म लाया गया है 121। इसी में ही आपको जो है एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। जो यहाँ पर 60 ईयर्स बिलो थे उनके लिए फॉर्म था और जो 60 ईयर्स अबव थे इनके लिए यहाँ पर ये फॉर्म पहले फाइल होता था। दोनों को मर्ज करके फॉर्म कर दिया गया है। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर कस्टमर आईडी जो है वो मेंशन करनी होगी। जैसे आप यहाँ पर जो है कैनरा बैंक कस्टमर है तो क्या होता है कि हर बैंक में जो है आपका एक यूनिक नंबर होता है, तो उसको अलग अलग नाम से यहाँ पर जो है कंसीडर किया जाता है। ये सेविंग की जो आपकी पासबुक होती है सेविंग बैंक की, उससे भी आपको मिल जाएगा, या कोई भी आपकी एफडी की कॉपी है उसमें भी। तो कस्टमर आईडी जो आपकी वो यूनिक रहती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है अपनी कस्टमर आईडी जो है वो मेंशन कर देनी है। कुछ बैंकों ने तो क्या किया है कि यहाँ पर जो है कस्टमर आईडी के लिए एक अलग से कॉलम दे दिया है। इससे पहले मैंने HDFC बैंक का अपलोड किया था कि HDFC बैंक कस्टमर्स को कैसे यहाँ पर फिलअप करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो उन्होंने भी अलग से कॉलम दे दिया है। तो अगर यहाँ पर कॉलम नहीं दिया है तो आप यहाँ पर अलग से मेंशन कर दे, इससे बैंकर आपको ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो उस कस्टमर आईडी से लिंक जितनी एफडी है उसके लिए डिटेल्स उनके पास फैच हो जाएगी। और एक चीज का ध्यान रहे, अगर आप यहाँ पर 60 ईयर्स बिलो हैं, पूरे साल में आपका ब्याज 50,000 से ज्यादा जा रहा है, तभी आपको फॉर्म भरना है। जो 50,000 की वैल्यू है सारी एफडीज को मिलाकर है हर बैंक की। ये पैन कार्ड वाइज लिमिट है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये जो सेक्शन है 393 से गवर्न है। और अगर एज 60 ईयर्स अबव है तो उस केस में 1 लाख रुपए की आपको लिमिट मिलेगी। तो अगर उससे कम है तो भरने की कोई नीड नहीं है, फिर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें जो है आपको पार्ट ए भरना है, पार्ट बी आपको नहीं भरना है, मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है ये नोट्स जो लिखे हुए हैं मैं साथ के साथ आपको कवर कर रहा हूँ। इस पीडीएफ के एंड में 1 से लेकर 14 तक पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको आपको पहले रीड करना है तभी ये फॉर्म भरना है। वैसे मैं यहाँ पर साथ के साथ ही कवर करने वाला हूँ, तो जो जो जरूरी बातें हैं वो आप पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आराम से फॉर्म भर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है नेम लिखना होगा। तो नेम आपको लिखना है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एज पर पैन। जो पैन कार्ड है सेम नेम यहाँ पर लिखना है। अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो पहले आप केवाईसी करवा लीजिएगा ताकि आपका बैंक में नेम जो है और पैन कार्ड पे नेम सेम हो जाए। फिर उसके बाद एड्रेस यहाँ पर लिखना है। अगर ये मिसमैचिंग है तो फिर आपका फॉर्म लिंक नहीं होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपना पैन नंबर लिखना है। बिना पैन कार्ड लिंक किए हुए या बिना पैन कार्ड के फॉर्म फाइल नहीं हो सकता है। स्टेटस में यहाँ पर जो है आपको लिखना है इंडिविजुअल। बाकी किसी अदर एंटिटी के लिए आप कर रहे हैं जैसे कि एचयूएफ फर्म तो फिर वो यहाँ पर आएगा। बाकी मैं अभी यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन के लिए कवर कर रहा हूँ। जो इंडिविजुअल पर्सन हैं वो यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस, इसमें 3 पॉइंट होते हैं, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो आपको अपनी कैटेगरी को चेक करना होगा। इनकम टैक्स में इसके लिए स्पेसिफाइड प्रोविजंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये डिटेल सबमिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी डिडक्शंस है जो कि नॉन रेजिडेंट को प्रोवाइड नहीं होती एग्जम्पशंस, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। फिर ये वो वाला पॉइंट आ गया जो मैंने आपको बताया था। अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है और अगर आपकी ये 60 ईयर्स अबव है तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा क्या आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है, क्या आपकी यहाँ पर 60 ईयर्स और अबव है। तो उस केस में अगर यस है तो आपको जो है यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की छूट मिलती है, तो वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है यहाँ पर 5 लाख रुपए तक की छूट है। मतलब इतनी आपकी इनकम है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। बाकी अगर आप इसमें कवर नहीं है, रेजिडेंट इंडिविजुअल और 60 ईयर्स इसमें आप कवर नहीं है, तो फिर आपके केस में आपको नो सेलेक्ट करना है।
नो सेलेक्ट करने के बाद आपको लोअर लिमिट मिलेगी, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, यानी कि 4 लाख रुपीज तक, और ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पर जो है 2.5 लाख रुपीज तक। बस यहाँ पर जो है ये वाली लिमिट्स मिलेगी। इससे ऊपर अगर आपकी इनकम है तो फिर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। आप एक रेजिडेंट पर्सन है तो उसके लिए कंट्री कोड 91 रहने वाला है। बाकी किसी अदर कंट्री में आपको चेक करना हो कंट्री कोड क्या है, उसके हिसाब से लिखना है। फिर यहाँ मोबाइल नंबर लिख देना है। टैक्स ईयर आपका जो है यहाँ पर 26-27 रहने वाला है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। नेचर ऑफ इनकम में एफटी से आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा इंटरेस्ट। उसके बाद इस इंटरेस्ट से आपकी टोटल कितनी इनकम आप एस्टिमेट कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि इस फॉर्म को भरने से पहले क्या आपने ऑलरेडी कोई फॉर्म फाइल किए हुए थे, तो यहाँ पर 2 पॉइंट आते हैं, यस और नो। अगर यस आप करेंगे तो उस केस में आपके लिए कॉलम 11A और कॉलम 11B ये दोनों एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसमें आपसे पूछा जाएगा इससे पहले आपने कितने फॉर्म फाइल किए, नंबर्स 1, 2, 3, 4 कितने फॉर्म यहाँ पर भरे आपने। इन सारे फॉर्म्स को मिलाकर आपने कितनी इनकम डाली है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका ये नो पर आप टिक करेंगे तो फिर ये वाली चीज और ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, जब आपने यस करा, कितने फॉर्म भरे, उसकी इनकम यहाँ पर डाल दी। उसके बाद कॉलम नंबर 12 जो है इसमें आपको टोटल देना होगा, कॉलम नंबर 10 और 11B इन दोनों को जोड़कर। अगर आपने ये डिटेल्स फाइल ही नहीं की तो फिर तो 10 वाली इनकम यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद कॉलम नंबर 13 में आपसे पूछा जाएगा कि इस वाली इनकम को जोड़ते हुए आपकी जो है टोटल इनकम कितनी है उस साल की, यानी कि 26-27 टैक्स ईयर 26-27 या फाइनेंशियल ईयर 26-27 भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर आपकी कितनी इनकम आ रही है, इसके बेस पर ये डिसाइड होगा फॉर्म में कि आपकी एलिजिबिलिटी आ रही है नहीं आ रही। फिर इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पिछले 2 सालों की ITR भरी थी, अगर 2 या 1 की भरी है तो उतनी डिटेल देनी है, नहीं भरी है तो यहाँ पर नोट एप्लीकेबल आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, तो NA आप लिख सकते हैं, नोट एप्लीकेबल। अब मैं बात करता हूँ कि आपने पिछले 2 साल की ITR भरी है। देखिए अभी यहाँ पर जो है 25-26 की तो ITR अभी एनेबल नहीं हुई है, पर जल्दी ही एनेबल हो जाएगी। उससे पहले 2 साल जो है वो आपके 23-24 और उसके अलावा जो है 24-25 है। जब तक ये यहाँ पर ITR एनेबल नहीं हो रही है तब तक आप 2 साल की डिटेल भरेंगे, उनके एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसमें कितनी इनकम आपने दिखाई थी वो आपको इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड करके मिल जाएगा। जब यहाँ पर ये वाली ITR आ जाएगी, ये आप भर देंगे तो फिर आपको ये वाली 2 डिटेल्स यहाँ पर देनी है, बस केवल 2 लेटेस्ट ITR की डिटेल देनी है। डिक्लेरेशन में 5 पॉइंट है, ध्यान से पढ़ के उनको रीड करके तभी भरना है। यहाँ पर आपको नेम लिखना है, यहाँ पर आपको पैन नंबर लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद इस पॉइंट को पढ़ना है, रीड। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको पॉइंट को रीड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है इस वाले पॉइंट को, तो इनको रीड करके इनको टिक करना है। टैक्स ईयर जो है यहाँ पर आपका जो है 26-27 रहने वाला है, और ये वो वाला पॉइंट है जो कि मैंने आपको बता दिया है कि कॉलम नंबर 12 में जो इनकम है वो मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू टैक्स ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 26-27 यहाँ पर भी आपको भरना होगा, और ये वाली क्लोज एप्लीकेबल नहीं होगी एक रेजिडेंट इंडिविजुअल और 60 ईयर्स अब वाले पर्सन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाली डिक्लेरेशन आपको सबमिट करनी है कि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो फॉल्स नहीं है और आप पूरी तरीके से लायबल है प्रोजिक्यूशन और पेनल्टी के लिए अगर ये रॉन्ग पाई जाती है तो। ठीक है, इसका एक यूनिक नंबर जनरेट होगा, UIN नंबर। तो इस बार जो है इसको काफ़ी ज़्यादा फॉर्म 21 को अपडेट बनाया गया है, गलत डिटेल्स आपको नहीं भरनी है और सही तरीके से ही सही डाटा वहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आपको प्लेस एंटर करना है, जिस प्लेस पर आप इसको फाइल कर रहे हैं, डेट एंटर करना है, सिग्नेचर लिखना है और उसके बाद नेम लिख देना है। जरूरी नहीं है कि आपकी होम ब्रांच में ही हो, ये बैंक वाइज अलग अलग फैसिलिटी होगी, जहां पर भी आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वहां पर डिटेल दे सकते हैं कि उस बैंक की किसी अदर ब्रांच में भी। तो ये बैंक वाइज है कि भाई वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं, ऐसा भी रूल हो सकता है कि भाई वो कहें कि आपको सेम उसी वाली ब्रांच में जाकर सबमिट करना होगा, तो सब के लिए अलग अलग हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है पार्ट बी, ये आपको उसमें कुछ नहीं भरना, ये पूरा का पूरा जो पार्ट बी है ये पूरा बैंकर की लायबिलिटी है, वो अपना भरेंगे जो आपने डिटेल्स दिया उसके बेस पर। ये वो नोट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, इनको भी आपको रीड जरूर करना है, पॉइंट नंबर 1 से लेकर 14 तक। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने इनको डिस्क्राइब किया हुआ है, वैसे ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, पर फिर भी कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो आप उस वाले पॉइंट को स्पेशली गूगल से भी रीड कर सकते हैं। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है तो इनकम टैक्स एक्ट से भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। ये था कंप्लीट वीडियो। इसके अलावा सारे बैंकों के लिए मैंने अलग अलग वीडियो अपलोड कर दिया है, सबका थोड़ा फॉर्मेट हो सकता है अलग हो, लेकिन जिनका जनरल फॉर्मेट है उनके लिए आपको जो भी जरूरी बातों का ध्यान रखना है वो मैंने सब कुछ यहाँ पर कवर कर लिया है। मेरे यूट्यूब चैनल पर काफी सारी अलग वीडियोस भी अवेलेबल है जीएसटी इनकम टैक्स की, वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पस फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।